निकाल ली और वही बता दिया कि एक वायुमंडलीय दाब के क्या होता है बराबर, जिसकी वैल्यू आती है 1 × 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 बार। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया वैक्यूम। क्या क्रिएट हो गया? वैक्यूम, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वात, और इसी निर्वात को बोलते हैं टारसेली निर्वात। किस नाम से जानते हैं? टारसेली निर्वात के नाम से जानते हैं, या टारसेली वैक्यूम के नाम से क्या करते हैं, इस पॉइंट को जानते हैं। उस वस्तु के हल्केपन का अनुभव होगा। इसका कारण है कि वह द्रव उस वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ चुके हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टारसोली का प्रयोग। सर टारसोली, जो कि इटली के एक फेमस साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1643 यानी कि 1643 में एक एक्सपेरिमेंट किया था वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। इन्होंने सबसे पहले एक सरल एवं उपयुक्त वायु दाब मापी की क्या की थी, रचना की थी। तो आज हम लोग इन्हीं के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, और साथ में जानेंगे जो हमारा होता है क्या, उत्क्षेप या उत्प्लावन बल, जिसे हम लोग अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स भी कहते हैं। तो हम लोग टारसोली के प्रयोग से शुरू करेंगे, और इनका प्रयोग शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक सा एक इन्फॉर्मेशन है जिसको जान लेते हैं, जो कि है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पे वायुमंडल पाया जाता है, और इस वायुमंडल की ऊंचाई लगभग 300 किलोमीटर क्या की गई है, मानी गई है। तो जिस तरह से किसी द्रव में कोई वस्तु होती है या कोई पिंड होता है, कोई कण होता है, तो उस पे उस द्रव स्तंभ के कारण एक दाब आरोपित होता है। उसी प्रकार यदि कोई पिंड अथवा कोई कण वायुमंडल में उपस्थित होता है, तो उसके ऊपर वायुमंडलीय स्तंभ के कारण एक दाब आरोपित होता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। इसी को मापने के लिए सबसे पहले सर टारसोली ने एक प्रयोग किया था, जिसे हम लोग टारसोली के प्रयोग के नाम से जानते हैं, और उसी के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इन्हें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला फिजिक्स में। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि 1 मीटर लंबी एक कांच की नली ली, जो कि एक बेलनाकार थी, यानी कि 1 मीटर पूरी उसकी लेंथ थी, और ग्लास का क्या था, वो सिलेंडर था, और वो सिलेंडर कुछ इस शेप का था, जो कि एक तरफ से क्लोज था, एक तरफ से ओपन था। इन्होंने क्या किया, उसमें पूरे में फिल कर दिया मरकरी। क्या फिल कर दिया? मरकरी, जिसे हम लोग बोलते हैं पारा। इन्होंने उसमें मरकरी इस तरह से फिल किया कि वो पूरी तरह से भर जाए, उसमें कहीं भी वायु का इक्को बुलबुला रह नहीं जाए। बात समझ में आई? उसके बाद इन्होंने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, जिसमें इन्होंने वापस पूरी तरह से क्या फिल कर दिया, मरकरी या पारा भर दिया, और उसका दूसरा सिरा जो खुला हुआ था, उसको किसी वस्तु से दबाकर अथवा बंद करके उस पारे वाले कंटेनर में क्या किया, पलट दिया। जब उस पारे वाले कंटेनर में पलट दिया, तो इन्होंने देखा कि वो जो नली थी उसमें पारे का जो लेवल था वो कुछ क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया? कुछ घट गया। यानी कि 1 सेंटीमीटर जो उसका 1 मीटर जो उसका लेंथ था, जो उसकी 1 मीटर लंबाई थी, वो घटकर हो गई 76 सेंटीमीटर। कितना हो गई? 76 सेंटीमीटर हो गई। और इससे ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया उन्होंने B, उसके बगल में एक पॉइंट मान लिया A, और देखा कि बिंदु B पे जो दाब अप्लाई हो रहा है, जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो एक पारे के स्तंभ के कारण हो रहा है, जबकि बिंदु A पे एक दाब अप्लाई हो रहा है जो कि वायुमंडलीय दाब के कारण क्या हो रहा है, वायुमंडलीय स्तंभ के कारण उस पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, आरोपित हो रहा है। तो इन्होंने देखा कि B पे जो प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि वो प्रेशर समान रूप से पूरे मरकरी पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इसका लेवल इंक्रीज होने लगा। यहाँ से जो भी वॉल्यूम से मरकरी हटा था वो यहीं पे इसी कंटेनर में आया, और कंटेनर का लेवल क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। इसका मतलब था कि जो बगल में वायुमंडलीय दाब था या वायु के स्तंभ का दाब था, वो कहीं ना कहीं इस मरकरी के स्तंभ के, मरकरी के कॉलम के प्रेशर से कम था। तभी तो ये बी वाला पॉइंट ऊपर जाने लगा, जब इसका लेवल, इस मरकरी के पॉइंट का लेवल क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा।
तो इससे ये निष्कर्ष निकल के आया कि 1 मीटर का पूरा मरकरी का कॉलम है तो उसका जो प्रेशर होगा वो वायुमंडलीय दाब से क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उसका जो स्तर है, पारे का स्तर, वो कम होना बंद हो जाता है, वो वहीं पे रुक जाता है। इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट ए पे प्रेशर था और पॉइंट बी पे प्रेशर था वो हो गया इक्वल, जबकि पॉइंट ए पे वायुमंडलीय दाब था और पॉइंट बी पे मरकरी के कॉलम का प्रेशर था। जब दोनों पे प्रेशर इक्वल हो गया तो अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि पॉइंट बी वाले का प्रेशर मेजर कर लिया कि बी पे कितना प्रेशर लगता है, और चूंकि वह प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था तो उन्होंने इसी बेस पे ये अनुमान लगाया कि जितना इसका बी पे प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर ए पे होगा, यानी कि 76 सेंटीमीटर हाइट के एक मरकरी के कॉलम का जो प्रेशर होगा वही प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब के क्या होगा, बराबर होगा। इसको मैथमेटिकली ऐसे समझ सकते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब, या इसको बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक बराबर क्या हो जाएगा, जो हमारा 76 सेंटीमीटर हाइट का क्या है मरकरी का कॉलम है उसके प्रेशर के इक्वल होगा। और हम सभी लोग जानते हैं P इक्वल टू होता है रो जी और H। P इक्वल टू हो जाएगा रो जी एच, जहाँ पे H हो जाएगी हमारी हाइट जो कि है 0.76 मीटर। 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.76 मीटर हो जाएगा। वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देते हैं, हो सकता है यहाँ पे ना दिखाई दे, हम यहाँ पे रख देते हैं 0.76 मीटर, और G की वैल्यू होती है 9.81, और जो रो होता है, रो यानी कि डेंसिटी ऑफ मरकरी, पारे का घनत्व, इसकी वैल्यू होती है 13.6 इंटू 10 पावर 3। ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10 पावर 3। ओवरऑल का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.014 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। पास्कल भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आता है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और वायुमंडलीय दाब को नापते हैं एक बार से, यानी कि एक बार के बराबर हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, पास्कल। इसका मतलब हुआ कि एक वायुमंडलीय दाब 10 की घात 5 पास्कल के क्या होता है, बराबर होता है। सबसे पहले हम लोगों ने इस बात को पहले वाले वीडियो में देखा था, और ये भी जाना था कि ज़्यादातर मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए या किसी भी प्रकार के दाब को नापने के लिए बार का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले सर टार्सेली ने ही यह एक्सपेरिमेंट किया था वायुमंडलीय दाब को नापने का, और इन्होंने यह बात सिद्ध की थी कि 76 सेंटीमीटर का एक मरकरी का कॉलम का जो प्रेशर होता है वो वायुमंडल में जो हमारा एयर का कॉलम होता है या गैसेस का कॉलम होता है उसके प्रेशर के क्या होता है, बराबर। और इन्होंने इस मरकरी के कॉलम के द्वारा अप्लाइड प्रेशर की वैल्यू निकाल ली और वही बता दिया कि एक वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर, जिसकी वैल्यू आती है 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 5 पास्कल इक्वल टू 1 बार। अब आगे इन्होंने क्या किया उसको ध्यान से देखिए। इन्होंने इस सिलेंडर को हल्का सा क्या किया, बेंड किया, झुकाया। जब इन्होंने इसको झुकाया तब इन्होंने देखा कि जो ये लेवल था पारे का वो हल्का हल्का सा ऊपर बढ़ने लगा, जिसकी टोटल हाइट वही थी 76 सेंटीमीटर। कहाँ से, इस मरकरी के लेवल से। इसका मतलब हुआ कि ये जो 76 सेंटीमीटर था वो इस राड के झुकाने पर भी जो हाइट थी वो 76 सेंटीमीटर ही क्या हुई, बनी रही। जो यहाँ पे गैप था ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। और ये गैप एक्चुअली में यहाँ पे था क्या, यहाँ पे ऊपर से मरकरी का लेवल नीचे डिक्रीज हो गया, यहाँ से किसी भी प्रकार से गैस जाने का रास्ता नहीं था कि यहाँ जाके क्या कोई गैस फिल हो जाए। जब यहाँ पे कोई गैस नहीं फिल हुई और मरकरी जो यहाँ पे था वो भी नीचे चला गया तो यहाँ पे क्रिएट हो गया वैक्यूम। क्या क्रिएट हो गया, वैक्यूम, जिसे हम लोग बोलते हैं निर्वात। और इसी निर्वात को बोलते हैं टार्सेली निर्वात। किस नाम से जानते हैं, टार्सेली निर्वात के नाम से जानते हैं, या टार्सेली वैक्यूम के नाम से क्या करते हैं, इस पॉइंट को जानते हैं। ओके, अब हम लोग आगे जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा उत्प्लावन बल अथवा उत्क्षेप। इंग्लिश में बोलेंगे बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं द्रव में डूबी वस्तु पर उत्क्षेप
अथवा इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट ऑन बॉडीज इमर्ज्ड इन लिक्विड, इसी को हम लोग बोलते हैं बायंट फोर्स या उत्प्लावन बल। बायंट फोर्स या उत्प्लावन बल के कंसेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कोई लिक्विड है, इसको हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे जल भरा हुआ है किसी कंटेनर में, और जब कंटेनर में जल भरा हुआ है तो इस पर हम किसी दो पॉइंट को एज्यूम करते हैं। दोनों पॉइंट पे एक को मान लेते हैं पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। क्योंकि ये वाटर मालिक्यूल हैं तो इनकी डेंसिटी क्या होगी, इक्वल होगी, और जब डेंसिटी इक्वल होगी तो इनमें लगने वाला प्रेशर भी इक्वल होना चाहिए। बट इनकी दोनों की हाइट थोड़ा सा ए ऊपर है, बी थोड़ा सा डाउन है, बट हम लोग मान लेते हैं कि इनके हाइट का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा कम है कि उसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ए पर अप्लाइड प्रेशर है वो बी पर अप्लाइड प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ए जितना प्रेशर नीचे की ओर अप्लाई करता है, बी उतना ही प्रेशर ऊपर की ओर अप्लाई करता है, जिसके कारण ए और बी अपने प्लेस से नहीं हिलते हैं, ना ए नीचे जाता है ना बी क्या होता है, ऊपर आता है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि इस लिक्विड पे इससे ज़्यादा डेंसिटी का कोई एक ब्लॉक रख दिया जाता है, और वह ब्लॉक जो है, चूँकि इसकी डेंसिटी अलग है तो डेंसिटी अलग है तो इसका प्रेशर भी अलग होगा, और ये ब्लॉक है सॉलिड का है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो हमारा प्रेशर होता है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है डेंसिटी से। तो जिस मटेरियल की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, जिस मटेरियल की डेंसिटी कम होगी वो कम प्रेशर अप्लाई करेगा। और हम लोग देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करता है, जबकि नीचे वाले कण भी इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं ऊपर की ओर, लेकिन उनकी डेंसिटी कम होने के नाते उनका जो प्रेशर होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। और जब इस ब्लॉक, जो भी इसको हम बी मान लेते हैं, इस ब्लॉक का प्रेशर जिसको हम पी मान लेते हैं, पी भारी पड़ जाता है, तो ये ब्लॉक धीरे धीरे उस द्रव में क्या होने लगता है, डूबने लगता है। और उस द्रव में डूबने लगता है तो इसका मतलब हुआ, पहले इसका प्रेशर P था, या P1 मान लेते हैं, या कुछ भी P ही मान लेते हैं, और नीचे से मान लेते हैं कि P1 प्रेशर इस पर ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है। तो इस P प्रेशर में से P1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा रेस्ट प्रेशर बचेगा वो क्या बचेगा, P डैश। यानी कि जो P प्रेशर से नीचे जा रहा था वो घट के हमारा क्या हो गया, P डैश। और जो प्रेशर होता है P इक्वल टू होता है F/A, मतलब P जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होता है F पे। P की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब है F की वैल्यू बढ़ेगी, और P की वैल्यू घटेगी इसका मतलब है F की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो जब हम देखते हैं P की वैल्यू क्या होती है, P में से एक वाटर मालिक्यूल का जो अप्लाइड प्रेशर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब है इस ब्लॉक का प्रेशर नीचे की तरफ कम हो गया, और जब ब्लॉक का प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है फोर्स से, इसका मतलब उसका जो नीचे की ओर फोर्स है वो भी क्या हो गया, कम हो गया। और यही कारण है कि जितना बल हम उसको हवा में उठाने में लगाते हैं उससे कम बल हमको उसको द्रव में उठाने में लगाना पड़ता है। या दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी वस्तु का भार वायु की तुलना में किसी द्रव में कम महसूस होता है, और इस कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बोलते हैं। वो जो जल होता है, जो भी लिक्विड होते हैं, उसके मालिक्यूल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करते हैं जिसे उत्क्षेप, अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल कहते हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी वस्तु में या किसी द्रव में कोई वस्तु जिसका घनत्व उस द्रव से ज़्यादा हो अगर डुबोई जाती है तो वह वस्तु अपने वास्तविक वजन से कम प्रतीत होती है। वास्तविक वजन से कम प्रतीत होने का सीधा सा मतलब है कि वो कहीं ना कहीं जितना वज़न हम उसको हवा में उठाने में जितना वज़न फील करते हैं, एक्चुअली में उस द्रव में उतना वज़न फील हमको नहीं होता। काहे लिए नहीं होता, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हम मान लेते हैं हवा में इसको ऊपर उठाएंगे तो ये वायु में नीचे जाने के लिए P प्रेशर अप्लाई करता है। अगर वायु में हम लोग इसको ऊपर हैंग किए हुए हैं, लटकाए हुए हैं, तो ये P प्रेशर अप्लाई करता है नीचे की ओर जाने के लिए। जबकि अगर हम इसी को किसी लिक्विड में डाल देते हैं तब भी ये P प्रेशर अप्लाई करता है, लेकिन नीचे से जो लिक्विड के मालिक्यूल होते हैं वो P1 प्रेशर ऊपर की ओर अप्लाई करते हैं कि ये उस द्रव में ना जाए। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा P होता है उसमें से P1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, नीचे से जो ऊपर की ओर प्रेशर है वो ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर जाने वाले प्रेशर में से घट जाता है। इसका मतलब हुआ कि जो इसका
पहले प्रेशर था P वो कुछ ना कुछ घट गया और बाद में क्या बन जाता है P डैश। इसका मतलब है कि जो प्रेशर P होना चाहिए था वो घट के हो गया P डैश। और जो हमारा प्रेशर होता है ये डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है, रिलेटेड होता है फोर्स से, जिसको हम F/A बोलते हैं। F घटेगा तो P घटेगा, F बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। इसका मतलब है कि जब हमारा P कम हो गया, इसका मतलब है F भी क्या हो गया, F की वैल्यू भी कम हो गई। यहाँ F था, यहाँ F डैश हो गया, और जो F डैश है वो F से क्या है, कम है, और जो P डैश है वो P से क्या है, कम है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम वायु में इसको उठाएंगे तो हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, जबकि किसी द्रव में इसको उठाएंगे तो हमें कम बल लगाने पे या उस वस्तु के हल्केपन का अनुभव होगा। इसका कारण है कि वह द्रव उस वस्तु पर बाहर की ओर एक बल लगाता है जिसे उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहते हैं।